नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर दोनों बैच का लेक्चर नंबर 30, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और ये पार्ट 1 होगा। इसको अलग अलग पार्ट में बांटा जाएगा, क्योंकि लेक्चर अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आपको भी देखने में दिक्कत होगा। बाकी मैं इसको अलग अलग पार्ट में आपको दे दिया करूँगा। तो इस चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। मेरे से कितने सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो पाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, खास करके जो सवाल 5 नंबर में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत उसी में होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे आसान वही होता है। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो कुछ मत कीजिए, आप क्वेश्चन बैंक को उठाइए, थोरोली उसको पढ़ते चले जाइए। अगर ड्राइवेशन है तो उसको ड्राइव कीजिए, या अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 जितना भी आएगा उसको भी देख लेते हैं, सब्जेक्टिव कभी आपको परेशान नहीं करेगा। दोनों बैच में बहुत सारे थ्योरीज भी बनाए गए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? थ्योरी से पूछा जाएगा। अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बहुत ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सहायता से उसको बना लीजिएगा। ऐसे होता है कि अगर 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिला दिया जाता है तो वहाँ पर एक 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, और 2 नंबर का अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा 2 या 3 तो वहाँ पर एक 5 नंबर का बन जाएगा। तो आप में से लगभग सारे स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव पर एकदम कॉन्फिडेंस होगा, ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको 2 नंबर और 5 नंबर में प्रॉब्लम होता है। तो एक बात समझिए, इसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहा जाता है, क्योंकि अगर अभी आप बहुत नर्वस होंगे, आपके सामने एग्जाम है, उस एग्जाम का प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिसके कारण से आपको लगता होगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, बट हो जाएगा। गवर्नमेंट का पॉलिसी आप लोग जानते हैं कि 70 में 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। 70 में आपको 35 बना लेना है। बात करते हैं 2 नंबर के लिए, और उसके बाद फिर रहेगा 5 नंबर। तो 5 नंबर में 6 क्वेश्चन देता है, जिसमें बनाना कितना होता है 3। इसमें 3 क्वेश्चन को छोड़ देना होता है। फिर बात कर लेते हैं 2 नंबर का। इसमें 20 क्वेश्चन देगा, बनाना कितना है आपको 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ गया 20 और यहाँ पर आ गया 15, 35 है, 35 हो गया 70। तो ये जो 35 क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है और ये जो टोटल 70 क्वेश्चन है, इसी में से कहीं से घुमा फिरा करके आपको ये 2 का 2 नंबर पूछ लिया जाता है। ये जो 2 नंबर वाला सवाल पूछा जाता है, ये इसी में से कहीं से घुमा फिरा करके डिफिनेशन दे करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो अगर किसी बच्चा का ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर है, उसको ऑब्जेक्टिव आता है बनाने, तो नो डाउट वो सब्जेक्टिव भी बना लेगा, 2 नंबर भी बना लेगा। अगर वो 2 नंबर कर लेता है तो वो 5 नंबर भी आराम से कर लेगा, क्योंकि 2 नंबर के 3 सवाल या 2 नंबर का 2 सवाल को मिला करके, जिसका डिफिनेशन थोड़ा बड़ा होता है, डेरिवेशन बड़ा होता है, उसको एक 5 नंबर के सवाल के रूप में बदल दिया जाता है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि सवाल बनाएंगे कैसे? तो ये पता चलता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार देखिए, ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि 2 नंबर का सवाल कैसा पूछता है, 5 नंबर का सवाल कैसे पूछता है। तो ओवरऑल हमारा मेन फोकस क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है ही, तो जरा एक बार देख लेते हैं कि 2 नंबर और 5 नंबर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं ये किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मतलब एकदम मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोल रहा हूँ, आई ग्रांटेड। अगर आपने ये सब देख लिया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको गेस्ट पेपर, कोई आपको गाइड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ये फॉलो कर लीजिए आराम से, आपका मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे बन जाएंगे। 70 में 35 क्या चीज है, 70 में 70 बन जाएगा। 1 से 18 तक क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से 10 प्रश्न का उत्तर देना है। ये तो बहुत राहत वाली बात होती है कि 20 क्वेश्चन देगा तो उसमें से हमको 10 ही बनाना है। यहाँ पर जितना भी चीज कराया जाएगा ना, वो सारे अगर कंटेंट को आप पढ़ लेते हैं तो आपसे 20 में 20 सॉल्व हो जाएगा। इतना सारा चीज यहाँ पर दे दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाशीय जाल या क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं। अब चूंकि ये सॉलिड स्टेट का थ्योरीज वाला वीडियो मैंने बताया था, वहां पर जाइए, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो जितने भी हमारे पास जो एटम्स होते हैं या परमाणु होते हैं, उनको हम 3D स्पेस में सजाते हैं। 3D स्पेस करने का मतलब होता है 3 डिमेंशनल संरचना। और सजाने के बाद जो हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर बनता है, जो भी हमारे पास पैटर्न मिलता है, उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय जालक या आकाशीय जाल कहते हैं। अब डिफिनेशन में देखिए, क्रिस्टल में अवयवी का नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के सापेक्ष स्थित होते हैं, जिसके जालक बिंदु कहते हैं। क्रिस्टल जालक के अंतराकोश मतलब होता है इंटरस्टिशियल साइट में बिंदुओं का एक ऐसा समूह होता है जिसकी सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल की आकृति प्राप्त होती है, उसे आकाशीय जालक कहते हैं। वही बात हुआ। मतलब ओवरऑल मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं कि मैंने यहाँ पर एक डिफिनेशन लिख करके लाया है
या मैंने इसको कहीं से यहाँ पर टाइप करके उसको लाया है, तो आप एकदम सेम जा करके वही लिखिए, मीनिंग सेम होना चाहिए। ब्रेवियस जालक को स्पष्ट करें। क्रिस्टल वे वैविक नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष स्थित होते हैं, उसे जालक बिंदु कहते हैं। ये वही वाला ऊपर बात लिख रहा है। जालक बिंदु का 7 क्रिस्टलीय पद्धति में बांटा गया है। इस 7 क्रिस्टलीय पद्धति को 14 वर्गों में व्यवस्थित किया गया है, जिसको ब्रेवियस जालक या ब्रेवियस लैटिस कहा जाता है। मोलरता तथा मोलरता में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा मोल अंश को परिभाषित करिए। मतलब ये मोलैरिटी है, ये मोलैलिटी है और ये मोल फ्रैक्शन है। जब मेरा लिक्विड सॉल्यूशन का चैप्टर बन रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था मोलैरिटी, मोलैलिटी मतलब कि मोलरता, मोलरता सब चीज वहां पर बताया था। देखिए इसको पूछ दिया है, 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका इकाई मोल प्रति लीटर होता है, तो इसका इकाई मोल प्रति किलोग्राम होता है। ये ताप पर निर्भर करता है, तो ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। कैसे पता चलेगा कि कौन चीज ताप पर निर्भर करता है, कौन नहीं करता है? देखिए जहां कहीं पर भी वॉल्यूम का टर्म आ जाएगा वहां पर समझिएगा कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अब जैसे कि देखिए इसमें 1 लीटर बिलियन, तो जहां पर वॉल्यूम वाला टर्म आ जाएगा वो ताप पर निर्भर करता है, जहां पर वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया गया है, ये चीज मैं आपको नहीं बोलूंगा रटने के लिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम, बात खत्म। इसका नंबर ऑफ मोल बटा सॉल्वेंट इन केजी होता है। मोल फ्रैक्शन का बात कर लेते हैं। मोल अंश जिसको मोल फ्रैक्शन कहा जाता है, किसी विलय में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलय में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। अवयव क्या क्या हो सकता है? तो सोल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है। तो अगर विलय यानी कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो सोल्यूट का मोलों की संख्या ऊपर और पूरा बिलियन का नीचे। तो मान लेते हैं कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन n है और सॉल्वेंट का कैपिटल N है, तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा स्मॉल n बटा टोटल सॉल्यूशन का n+n। चौथा क्वेश्चन है हेनरी का नियम क्या समझ, मतलब हेनरी का नियम तथा इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग को लिखो। मैंने थ्योरी वाला चैप्टर में बताया था, फिर भी आपको बोल रहा हूँ अगर थ्योरी नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाइए वहां से प्लेलिस्ट में लिक्विड सॉल्यूशन का देख लीजिए वीडियो। हेनरी का नियम गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अनुसार जो गैस का जो मात्रा होता है जो कि द्रव में घुल जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो वहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हेनरी कांस्टेंट कहा जाता है। इसका उपयोग सोडा वाटर में किया जाता है। शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक्स में इसका यूज होता है जिसमें CO2 को डाला जाता है, हाई प्रेशर पर डाला जाता है। उसके बाद जो गोताखोर होते हैं समुद्र में इसका यूज करते हैं। विसरण तथा परासरण में अंतर लिखे। बाकी अगर कोई बायोलॉजी से होगा तो उसको बायो में भी बताया गया होगा विसरण और परासरण क्या होता है। विसरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन परासरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। ये लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है जिसको विसरण और परासरण, विसरण मतलब डिफ्यूजन और परासरण मतलब ऑस्मोसिस। विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के अणु भाग लेते हैं, परासरण में केवल विलायक का अणु भाग लेते हैं। परासरण में विलायक के अणु कम सांद्रता के क्षेत्र से अधिक सांद्रता की ओर होते हैं। इसमें परासरण ये विसरण था ना, इधर परासरण में विलायक के अणु कम सांद्रता और इधर क्या है इसमें अणु अधिक सांद्रता। इसमें जो अणु होता है ये परस्पर यहाँ पर विसरण होगा। इसमें जो अणु होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है, तो इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। ये केवल विलयन में ही हो पाता है और ये द्रव गैस दोनों में हो पाता है। मतलब जो परासरण है ये केवल विलयन में होगा, जो विसरण है ये द्रव गैस दोनों में होगा। विपरीत परासरण किसे कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में RO कहते हैं, RO। और जिस RO का पानी हम लोग घर में पीते हैं वही यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय RO। विपरीत परासरण मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये किसे कहते हैं, इसका अनुप्रयोग लिखिए। तो जरा देख लेते हैं विपरीत परासरण। शांत विलयन के परासरणी दाब से अधिक दाब आरोपित कर इसके विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होने को प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। मतलब वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने की वजह से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो सेमी परमिएबल मतलब होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली से हो करके वो फ्लो करने लगते हैं, प्रवाहित करने लगते हैं, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब इसका उपयोग समुद्री जल में किया जाता है। परिसारिक दाब को परिभाषित करें, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। तो किसी विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से पृथक रखा जाए तो परासरण को रोकने के लिए कम से कम मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली से वो ना जाए,
अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक का कण ना जाए उसको रोकने के लिए कम से कम जितना दाब लगाया जाता है उसको परिसारिक दाब कहा जाता है। विलेय के कणों में कमी या वृद्धि के कारण यह असामान्य हो जाता है, मतलब एबनॉर्मल हो जाता है, जिसके लिए वांट ऑफ फैक्टर आता है। चलिए, लिक्विड सोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक है हमारा राउल्ट का नियम। राउल्ट के वाष्प पदार्थ के सापेक्ष और नमन नियम की व्याख्या करें तो ये क्या था, वहां पर जो प्रेशर का मान था वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो यहां से ये P0 माइनस PS बटा P0 बराबर N बटा N प्लस N, वो भी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा। रिलेटिव लोअरिंग इन जो वेपर प्रेशर होता है, जैसे कि P0 मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट, अब PS का मतलब होता है सॉल्यूशन में जाने के बाद, अब P0 का मतलब होता है प्योर, तो ये होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। P0 माइनस PS को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसको P0 से जब डिवाइड कर देते हैं तो उसको कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, और यही होता है राउल्ट का नियम। वांट हॉफ गुणांक को स्पष्ट करें, यह वियोजन की मात्रा से किस प्रकार संबंधित है। तो वांट हॉफ फैक्टर प्रायोगिक रूप से ये फॉर्मूला होता है I-1, तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला होता है वांट हॉफ फैक्टर का। वांट हॉफ फैक्टर I से सूचित किया जाता है। आई का जो वैल्यू होता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, आई का फॉर्मूला बटा थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर होता है। तो इसमें दो केस होता है, एक होता है डिसोसिएशन का और एक होता है एसोसिएशन का। हमसे क्या पूछा है, वियोजन, मतलब वियोजन का मतलब होता है डिसोसिएशन, इसको वियोजन कहते हैं। एसोसिएशन है, इसको संयोजन कहते हैं। तो डिसोसिएशन के लिए बताना है कि वांट ऑफ फैक्टर का मान कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला तो डायरेक्ट लिखता है 1 प्लस N-1 इंटू, ये याद रखना है। डिसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस N-1 इंटू अल्फा। एसोसिएशन के लिए होता है वांट ऑफ फैक्टर बराबर 1 प्लस 1/n माइनस अल्फा, 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये वांट ऑफ फैक्टर के लिए डिसोसिएशन और ये एसोसिएशन है। अल्फा क्या है, अल्फा को डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। निम्नलिखित को स्पष्ट करें। अवशोषण गुणांक, किसी विलायक में प्रायोगिक ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित गैस की मात्रा को अवशोषण गुणांक कहा जाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है, वैसा झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के अणु प्रवेश करती है, विलेय के नहीं, उसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। जैसे कॉपर कैरोसाइनाइड होता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसको एजियोट्रोपिक मिश्रण कहा जाता है। इसको अगर आप स्थिर क्वाथी है, अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए, हाँ ये लिखा हुआ तो है, फिर क्या लिखने की जरूरत है। एजियोट्रोपिक मिश्रण कहा जाता है वैसा मिश्रण जो पूर्णतः मिश्रणीय तथा बिना संघटन में परिवर्तन होते हुए आश्रित होते हैं एवं नियत ताप पर उबलते हैं। मतलब समझे कि वैसा लिक्विड सोल्यूशन या वैसा मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमेशा बॉयल करते रहता है, उसको एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहा जाता है। प्रतिहिम यानी कि एंटी फ्रीज क्या होता है, जल का प्रयोग मोटर वाहनों के रेडिएटरों में शीतलक द्रव के रूप में किया जाता है। यदि वाहन अधिक ऊंचाई वाले स्थानों जहां ताप शून्य से भी कम होता है तो जल में रेडिएटर जम जाता है, इसलिए रेडिएटरों में जल में विशेष प्रतिहिम पदार्थ इथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं, जिससे जल का हिमांक और नमन होता है। अब देखिए आ गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं। इसमें मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर में ये चीज आपको बताया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। इसमें प्लेटिनम की तार कांच की नली में बंद होती है, जिससे प्लेटिनम की पत्ती जुड़ी होती है। इसे 1 मोलर HCl विलयन में रखा जाता है। शुद्ध हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर कांच की नली प्रवाहित की जाती है। गैस का कुछ मात्रा प्लेटिनम पत्ती द्वारा अवशोषित कर एनोड एवं कैथोड के रूप में कार्य करती है, जिससे इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य हो जाता है। अब निम्न को स्पष्ट करें। लवण से तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब विद्युतीय उदासीनता को बनाए रखने का काम करती है। लवण से तो उल्टा यू आकार की नली होती है, जिसमें अक्रिय वैद्युत अपघट्य मतलब उसमें नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, जैसे KNO हो गया, KCl हो गया।
ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तथा दोनों ओर सेल को जोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे परिपथ पूर्ण होती है, जिससे विद्युत धारा की प्रवाहित हो पाती है। और ईएमएफ से आप क्या समझते हैं? तो कैथोड का जो पोटेंशियल होता है, एनोड का जो पोटेंशियल होता है, दोनों के माइनस को क्या बोलते हैं? ईएमएफ कहते हैं। किसी विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रॉनिक विभव में जो अंतर होता है उसको विद्युत वाहक बल या ईएमएफ कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक क्या होता है? इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक, मतलब एल बटा ए को सेल कांस्टेंट कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, एल बटा ए को क्या कहा जाएगा? सेल कांस्टेंट कहा जाता है। तो फिर सेल कांस्टेंट का मात्रा क्या हो जाएगा? तो एल का हो जाएगा मीटर, ए का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो सेल कांस्टेंट का मात्रक होता है मीटर इनवर्स। अब देखिए आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मतलब तुल्यांकी चाल क्या होता है। मैंने यहाँ पर बताया था कप्पा गुने 1000 बटा एन। एकल इलेक्ट्रोड विभव, धातु तथा इसके आयनों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल विभव कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीकरण विभव और एक होता है अवकरण, मतलब एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। रासायनिक तुल्यांकी ये फैराडे का नियम में आता है, जिसको केमिकल इक्विवेलेंस कहा जाता है। यह एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांकी कहलाती है। सेल रिएक्शन क्या होता है? एक विद्युत रासायनिक ने एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड तथा एनोड भाग में होने वाली अर्ध रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होता है। दोनों अर्ध अभिक्रिया को जोड़ी जाती है, जिसे सेल रिएक्शन कहा जाता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब विशिष्ट चालकता क्या होता है? तो ये भी फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, 1/ρ को कहा जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मोलर चालकता, बस यहाँ पर जो इक्विवेलेंट चालकता है इसमें कप्पा गुने 1000 अनॉर्मलिटी के बदला में मोलरिटी लगा देंगे तो ये बन जाएगा मोलर चालकता। कोहलार्स का नियम भी मैंने आपको बताया है, ये इनफाइनाइट रेजोल्यूशन मतलब अनंत तन्यता पर होता है। कोहलार्स का नियम का अनुप्रयोग लिया गया, अनंत तन्यता पर दुर्बल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकता की गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फैराडे का नियम लिखिए, और फैराडे का दो नियम होता है। एक इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होती है, मतलब ये जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि और चूंकि यहाँ से कांस्टेंट हटता है तो आता है जेड, जिसको बोलते हैं केमिकल इक्विवेलेंस, क्यू के बदले में लिखते हैं आईटी। और दूसरा नियम जो होता है यहाँ पर जो मास होता है वो इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बराबर में हम Z1 बटा Z2 भी लिख सकते हैं। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक होते हैं, ये आभासी होते हैं, ये भंगुर होता है, भंगुर नहीं होता है। विषमदैशिक कहने का मतलब होता है एनआइसोट्रोपिक होता है, ये आइसोट्रोपिक होता है। एनाइसोट्रोपिक करने का मतलब होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में जाइएगा तो उसका अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलेगा। बट इसमें क्या होता है कि क्रिस्टलीय में जितने भी डायरेक्शन में जाइएगा आपको सारा का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम मिलेगा। इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, केसीएल, हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि, कांच, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। रॉक सॉल्ट की संरचना की विवेचना करें तो सोडियम क्लोराइड का जो होता है वो एफसी से संरचना होता है, और इस जालक में अष्टफलकीय मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सीजियम क्लोराइड बीसीसी होता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। देखिए कहीं ना कहीं लिखा होगा बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीजियम क्लोराइड भी। ये तो सॉलिड स्टेट का मतलब समझिए कि डिफेक्ट इन क्रिस्टल का और भी अच्छा पार्ट है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया है, बाकी फोटो वोटो लेने में। स्कॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, हिंदी में शॉर्टकी लिखाता है और इसको स्कॉटकी भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ आयन अपने जालक स्थलों से पूर्णतः हट जाते हैं। इस दोष में कुछ आयन अपने जालक स्थल को छोड़कर अंतराकाशी स्थल ग्रहण कर लेते हैं। मतलब इससे क्या होता है कि इसमें इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है और इसमें नहीं जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर स्कॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष की बात की जाए, मैंने बताया भी था सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में। मान लीजिए लेटर सपोज यहाँ पर हमारे पास एक क्रिस्टल है, यहाँ पर प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और लेटर सपोज यहाँ पर भी क्रिस्टल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो स्कॉटकी में क्या होगा कि यहाँ से ये जो हिस्सा होता है ये यहाँ से ये मिस हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों एक साथ मिस होकर के, और क्रिस्टल लैटिस से ही बाहर चला जाएगा।
तो इसमें क्या होता है कि डेंसिटी का मान कम हो जाता है, क्योंकि मास कम हो गया और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है m/v। अब मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं फ्रेंकल में। तो फ्रेंकल में यहाँ से प्लस हट करके यहाँ पर आ जाएगा, माइनस हट करके यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो है ना इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट। तो इसमें डेंसिटी कांस्टेंट होता है बट इसमें डेंसिटी घट जाता है, यही होता है स्कॉटकी और इसको बोलते हैं फ्रेंकल। इसमें घनत्व में कमी आ जाती है, इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका कंडेंसेशन नंबर हाई होता है, इसका कंडेंसेशन नंबर लो होता है। इसके परावैद्युत नियतांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मान बढ़ जाता है। अब निम्नलिखित गुणों को उचित उदाहरण से समझाइए। अनुचुंबकीय किसे कहते हैं? तो क्योंकि अनुचुंबकीय होता है और होता है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय मतलब डाया, अनुचुंबकीय मतलब होता है अनुचुंबकीय मतलब आई थिंक डाया या प्रतिचुंबकीय। एक मिनट। अनुचुंबकीय मतलब पारा, प्रतिचुंबकीय मतलब होता है डाया। तो ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है, लेकिन डाया में क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है। परिभाषा देखिएगा, वे पदार्थ जिससे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर लाने पर आकर्षित होता है उसको अनुचुंबकीय कहते हैं, प्रतिकर्षित होता है तो प्रतिचुंबकीय। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अयुग्मित इसमें मतलब जितना भी होता है ना सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सबका सब पेयर्ड होता है। अयुग्मित कहने का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। और फिर है लौह चुंबकीय पदार्थ, वैसा पदार्थ जो चुंबक क्षेत्र को प्रबल से आकर्षित होता है, मतलब एकदम हाईली अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उसको लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे आयरन हो गया, CO हो गया, निकेल हो गया। फिर है प्रतिलौह चुंबकीय, एंटी फेरी मैग्नेटिक, वैसा ठोस पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम अनुचुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है उसे प्रतिलौह चुंबकीय कहते हैं। जैसे MnO हो गया, MnO2 हो गया, FeO हो गया। एक मिनट, ये प्रतिलोह तो ये फेरोमैग्नेटिक है। ये फेरोमैग्नेटिक है, ये फेरी पूछ दिया फिर हमसे। ये याद रखिएगा Fe3O4 किसका एग्जांपल है? तो फेरो और फेरी में फेरी मतलब मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि फेरो होगा कि फेरी होगा, तो ये फेरी है। जब असामान्य अभिमुक्त इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं तो कुल चुंबकीय गुण का मान शून्य नहीं होता है, जिसको फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। डेनियल सेल क्या होता है? तो डेनियल सेल में देखिए यहाँ पर सेल का रिएक्शन होता है। एनोड पर होता है जिंक, तो जिंक से बनता है Zn+2 और ये सॉल्ट ब्रिज होता है, फिर Cu+2 होता है जिससे बन जाता है Cu। सेल रिएक्शन हो जाएगा Zn से Zn+2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है जिसको डेनियल सेल कहा जाता है। और सेल रिएक्शन देखिएगा तो Zn से बन गया Zn+2 और Cu+2 से Cu बन गया। इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव 298 केल्विन पर एक इलेक्ट्रोड को उसके आयनों के एक मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबाया जाता है तो उत्पन्न इलेक्ट्रॉन विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। इसे इनोट से सूचित करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इनोट बराबर मतलब E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, ये तो पता ही है। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? तो किसी एक्टिवेशन एनर्जी को अच्छा से आर्हेनियस का इक्वेशन होता है, आर्हेनियस इक्वेशन से ये सवाल पूछा गया है। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को क्रिया करने के योग्य बना दी जाती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब कम से कम जितना एनर्जी चाहिए होता है रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और देहली ऊर्जा ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है, ये इक्वेशन होता है। थ्रेशोल्ड को देहली ऊर्जा कहते हैं। आर्हेनियस का इक्वेशन है K बराबर A इंटू E के पावर, यहाँ पर माइनस होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस होगा, माइनस E बटा RT। अब ये बात कर लेते हैं कि अभिक्रिया के कोटि तथा आणविकता में अंतर स्पष्ट करें। तो आणविकता क्या होता है? तो इसमें भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या होती है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि H2+O2 बनेगा, H2+O2 बनेगा तो H2O बन जाएगा। तो H2+O2 बनेगा तो इसमें भाग लेने वाला अणु कितना है? 2, एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, आई थिंक 2 ही होगा ना। बैलेंस किया जाएगा H2+O2 को, करके दिखाते हैं बैलेंस आपको। H2+O2 यहाँ पर बनेगा H2O। हाँ, इसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितना हो गया? 3, हाइड्रोजन का है 2, ऑक्सीजन का 1, तो इसका आणविकता हो जाएगा 3। बट ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू होता है। इसका मान हमेशा कंप्लीट होता है। इसका मान 1, 2, 3 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसका मान तो कुछ भी हो सकता है। इसका मान 0 कभी नहीं होता है, इसका मान 0 भी हो सकता है। इसी के आधार पर 0 ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है।
कोलाइडी विलयन बनाने के परिक्षेपण विधियों का वर्णन करें। कोलाइडी विलयन कैसे बनता है? तो देखिए, ब्रेड आर्क मेथड एक होता है। इस विधि में जिस धातु का सॉल बनता है उसके 2 इलेक्ट्रोड बनाकर इच्छित विलायक में डालकर विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। विद्युत आर्क के प्रभाव से उच्च ताप पर उत्पन्न होता है, जिससे धातु के कण वाष्पीकृत हो जाते हैं, लेकिन बाह्य पात्र में विद्यमान बर्फ से उत्पन्न शीतलन के कारण ये वाष्प कण तुरंत ही संघनित हो जाते हैं। सॉल को अस्थायी करने के लिए विलायक में थोड़ा सा KOH मिला दिया जाता है, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया। इस विधि से वहां पर कोलाइडी सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है। एक और सवाल पूछा जाता है पिप्टीकरण। पिप्टीकरण से आप क्या समझते हैं? अविलय अवक्षेप को किसी समान आयन वाले विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में विलायक के साथ हिलाने पर अवक्षेप का पिप्टीकरण हो जाता है और कोलाइडी विलयन बनता है। अतः पिप्टीकरण प्रक्रिया स्कंदन के विपरीत प्रक्रिया है। एक स्कंदन होता है कोगुलेशन। और शोषण और अधिशोषण में क्या अंतर है? इसमें ठोस पदार्थ के संपूर्ण स्थूल सामान्य रूप से वितरित हो जाते हैं। अधिशोषण क्या होता है? किसमें पदार्थ केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है। मतलब ये है एब्जॉर्प्शन, ये है एडजॉर्प्शन। ये ऊपर वाला सरफेस पर होता है, ये अंदर वाला सरफेस पर होता है। ये ठोस के संपूर्ण स्थूल में होने वाला प्रक्रम है, ये पृष्ठ पर मतलब ये सरफेस पर होने वाला है। ये मतलब शोषण की दर की पूरी प्रक्रिया के दौरान एक समान होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्थान पर मतलब साम्यावस्था में पहुंचने पर इसका मान घटने लगता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक अधिशोषण, एक होता है रासायनिक अधिशोषण। इसमें वांडर वाल्स बल्स पाए जाते हैं, इसमें रासायनिक बल पाया जाता है। ये उच्च क्रमणीय प्रोसेस है, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसका अधिशोषण मतलब इसका हीट का मान बहुत कम होता है, इसका हीट का मान बहुत ज्यादा होता है। लायोफिलिक और लायोफोबिक में अंतर स्पष्ट करें। इसको सीधे मिलाकर बनाया जा सकता है, इसमें विशिष्ट विधि द्वारा बनाया जाता है। ये लायोफिलिक होता है, ये पानी से प्रेम करता है, ये पानी से नफरत करता है। ये उत्क्रमणीय प्रकृति को होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है। निम्नलिखित पदों को समझाइए। स्कंदन क्या होता है? जब किसी कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य का विलयन थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है, तब कोलाइडी कण विद्युत उदासीन होकर परस्पर संयुक्त हो जाते हैं और अवक्षेप बना लेते हैं। विद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइडी विलयन के अवक्षेपण को स्कंदन कहते हैं। ये डायरेक्ट याद रखिए, विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा कोलाइडी विलयन का प्रेसिपिटेट बनना मतलब पीपीटी बनना को क्या कहते हैं? कोगुलेशन कहते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब किसी प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन से प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश की किरण का मार्ग अदृश्य हो जाता है, परंतु प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन पर केंद्रित की जाती है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है। कोलाइडी कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश का पथ दिखने लगता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के पथ की प्रवृत्ति को टिंडल प्रभाव कहते हैं। मतलब जो प्रकाश का प्रकीर्णन है अगर वो कोलाइडी विलयन में होने लगेगा तो उसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ब्राउनियन गति क्या होता है? मतलब ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? ये थोड़ा सा ज्यादा ही टेढ़ा हो गया है, कोई नहीं, परिभाषा से मतलब है, बस देखने से मतलब है। जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण अति सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है तो कोलाइडी विलयन का कण निरंतर टेढ़े मेढ़े गति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये कण सदा तीव्र गति से चलते रहते हैं। ये कोलाइडी कणों की निरंतर और तीव्र अनियमित गति ब्राउनी गति कहलाता है। अर्ध आयु काल मतलब हाफ लाइफ। किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की प्रारंभिक मात्रा के आधे भाग को खत्म करने में जितना समय लगता है उसको अर्ध आयु काल कहा जाता है। ये भी सवाल इंपोर्टेंट है। अपोहन क्या होता है? डायलाइसिस। एक उपयुक्त पार्चमेंट झिल्ली के छिद्रों द्वारा कोलाइडी आकार के कण बाहर नहीं निकल पाते हैं, जबकि विलेय पदार्थों के कण अति सूक्ष्म होने के कारण बाहर निकल जाते हैं। अतः पार्चमेंट झिल्ली द्वारा विलयन से उसमें घुले पदार्थ को पृथक करने की विधि को अपोहन कहते हैं। जैसे एरोसोल, एरोसोल में क्या आ जाएगा? धुआं आ जाएगा, धूल आ जाएगा। पायस में दूध। इमल्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमल्सन क्या होता है? इमल्सन दूध होता है। अभी तक जितना भी सवाल पूछा गया है यही पूछा जाता है कि इमल्सन का एग्जाम्पल बताइए। दूध क्या है? तो दूध इमल्सन है। पाइसिक्लिक तेल, जेली हो गया, पनीर हो गया। और सॉल में क्या हो जाएगा? पेंट स्याही। फिर द्रव एरोसोल में क्या हो जाएगा? बादल, कोहरा, कुहासा। निम्नलिखित को परिभाषित करें। खनिज किसे कहते हैं? धातु युक्त वे पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है तथा खनन द्वारा प्राप्त होता है खनिज कहलाता है। मतलब शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जो खनिज का परिभाषा नहीं जानता है। अगर खनिज का परिभाषा आपको पता नहीं है तो मैं अभी कह रहा हूँ 12th पढ़ना छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है 12th पढ़ने से। जब खनिज का परिभाषा याद नहीं हो तो फिर क्या कीजिएगा 12th पढ़ के? इससे अच्छा है कि 12th पढ़ ही मत कीजिए। तो अयस्क को देखने हैं। मतलब खनिज अयस्क जो सबसे कमजोर बच्चा होता है ना उसको भी पता होता है ये खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है। और ये भी सब कोई जानता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। वे खनिज जिसे धातु को आसानी से कम खर्च में निष्कर्षित किया जाता है अयस्क कहलाता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, जैसे हेमेटाइट।
गालक मतलब फ्लक्स क्या होता है? वे रासायनिक पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे गलक मतलब फ्लक्स कहते हैं। इसमें एक आता है स्लैग नहीं, गैंग या मैट्रिक्स। गैंग या मैट्रिक्स का मतलब होता है इम्प्यूरिटीज, अशुद्धि। उस अशुद्धि को हटाने के लिए जिस पदार्थ का यूज किया जाता है उसको फ्लक्स कहते हैं। धातुमल क्या होता है? मतलब ये स्लैग अयस्क में उपस्थित आसानी के साथ, मतलब यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूँ आपको, देखिए एक होता है गैंग या मैट्रिक्स। गैंग कहिए या इसको मैट्रिक्स कहिए। अब गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है? इम्प्यूरिटीज होता है, अशुद्धि होता है। तो इस इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है उसको फ्लक्स कहते हैं। तो गैंग या मैट्रिक्स और फ्लक्स जब आपस में रिएक्शन करता है तो उसके बाद जो बनता है उसको स्लैग कहा जाता है। मिक्सचर ऑफ गैंग और मैट्रिक्स विथ फ्लक्स इज सेड टू बी स्लैग। अगर गैंग या मैट्रिक्स एसिडिक हो तो वहां पर बेसिक फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये बेसिक हो तब वहां पर एसिडिक फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्लैग में कुछ एग्जाम्पल होते हैं। फ्लक्स तो ऐसा ही O2 बहुत पॉपुलर है, CaSiO3, FeSiO3 जिसको कैल्शियम सिलिकेट कहा जाता है। कैल्शियम सिलिकेट, इसको आयरन सिलिकेट कहा जाता है। यही होता है बस। धातु कर्म, अयस्क से धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। गैंग क्या है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। निक्षालन या लीचिंग क्या होता है? वैसा प्रक्रम जिसमें सूक्ष्म विभाजित अयस्क को किसी उचित विलायक में मिलाने से अयस्क को भूल जाते हैं लेकिन अशुद्धियां नहीं भूलती है, इसको निक्षालन कहा जाता है। प्रगलन को स्मेल्टिंग कहा जाता है। स्मेल्टिंग का मतलब होता है प्रगलन। ऑक्साइड अयस्क को किसी कार्बन के साथ मिलाकर उच्च ताप पर गर्म कर धातु प्राप्त किया जाता है, इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन के साथ गर्म किया गया तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। फेन प्लवन विधि क्या होता है? इस विधि का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को पानी के टैंक में रखा जाता है तथा उनमें थोड़ी मात्रा में चीर मतलब पाइन वायर होता है। चीर का तेल का मतलब होता है पाइन का तेल, पाइन वायर। तेल को मिलाकर हवा की तेज धारा प्रवाहित किया जाता है जिससे सल्फाइड अयस्क ऊपर आ जाता है तथा अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। अब भर्जन निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म कर ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है। और इसमें मतलब ये होता है रोस्टिंग और ये होता है कैल्सिनेशन। ये जो कैल्सिनेशन होता है ये ऑक्सीजन के ऑप्शंस में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायु की अनुपस्थिति में होगा। ये केवल सल्फाइड के लिए यूज होता है, ये कार्बोनेट के लिए यूज होता है, फॉस्फेट के लिए यूज होता है। ये खुली पात्र में भी पॉसिबल है, मतलब अगर एक खुला बर्तन है तो उसमें भी उसको आप करा सकते हैं, बट ये केवल क्लोज बर्तन में भी होगा। जैसे कि यहाँ पर जिंक का सल्फाइड है, रिएक्शन कराया O2 से ZNO बन गया। जिससे कैल्शियम कार्बोनेट है तो यहाँ पर CO प्लस CO2 मिल गया। निम्नलिखित अयस्कों का नाम लिखे। जैसे ZNS है तो ZNS का नाम हो जाएगा जिंक ब्लेंड, ZnCO3 है तो कैलेमाइन, ZNO है तो जिंकाइट, हेमेटाइट है Fe2O3 है तो हेमेटाइट आयरन का है, मैग्नेट Fe3O4 है तो मैग्नेटाइट। हाँ ठीक है। CuFeS2 है तो ये तो कॉपर पेराइट है, Cu2S है तो कॉपर ग्लांस, Al2O3 है तो Al2O3 into 2S2 है तो वो बॉक्साइट हो जाएगा, Na3LF6 है तो ये क्रायोलाइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आ गया डी ब्लॉक का। संक्रमण तत्व परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करती है? मैंने डी एंड एफ ब्लॉक का एक वीडियो बनाया था, नहीं देखा है तो जाइए उसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहां पर करवाया गया था। संक्रमण तत्व परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं किंतु इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन दो विभिन्न कक्षकों N-1 into D तथा NS में व्यवस्थित होते हैं। +2 ऑक्सीकरण अवस्था तक S इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं तथा उस ऑक्सीकरण अवस्था में D इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं। और संक्रमण धातु क्या होता है? ये रंगीन क्यों होते हैं? ये रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? जिसमें एक DD ट्रांजिशन होता है जिसके कारण ये रंगीन दिखाई देता है।
संक्रमण धातु वे तत्व है जिनमें अपूर्ण डी कक्षक पाई जाती है तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी कक्षक में प्रवेश करता है। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनमें डी उपकोष सबसेल पाए जाते हैं। ऋणायनों के कारण संक्रमण धातुओं में डी कक्षक निम्न तथा उच्च ऊर्जा के दो समुच्चय में विभक्त हो जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर के कक्षों में कूद जाते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दृश्य प्रकाश के कुछ विकिरणों का अवशोषण करते हैं तथा शेष को उत्सर्जित करते हैं। अतः ये रंगीन दिखाई देते हैं। लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड ये संकुचन F ब्लॉक का है। तो लेंथेनाइड के जितने भी तत्व होते हैं उनका साइज जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाइएगा उसका साइज कम होते जाता है। देखिए इसका साइज बहुत कम होता है जिसको लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। निम्नलिखित यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। अब चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर किसको नहीं आता होगा, ऑक्सीडेशन नंबर आराम से निकाल सकते हैं। K4 6 है। अब यहाँ पर पोटेशियम पर चार्ज होता है +1 तो +4, Fe पर निकालना है तो x - 6 बराबर 0 निकाल करके दिखा देते हैं आपको। K4 है, Fe6 है। अब K4 Fe6 है तो पोटेशियम पर चार्ज होता है +1 और 4 है तो +4 हो गया। आयरन पर निकालना है तो उसको मान लेते हैं x। साइनाइड पर चार्ज होता है -1, इसकी संख्या है 6 तो ये हो जाएगा -1 इंटू 6 और ओवरऑल चार्ज इस पर 0 है तो बराबर हो गया 6। तो +4 + x - 6 बराबर 0 तो x - 2 बराबर 0 x बराबर हो जाएगा +2। बस सही चार्ज निकाला जाता है। इसका नाम होगा, देखिए ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर अगर पहले होगा तो उस पर चार्ज होगा प्लस, बाद में होगा तो माइनस। तो अगर पहले होता है तो उसको बोलते हैं केटायनिक कॉम्प्लेक्स, बाद में होता है तो उसको बोलते हैं नायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसमें नॉर्मली जो सेंट्रल मेटल एटम है वो वैसे ही लिखाएगा क्योंकि इसको काउंटर आयन, इसको सेंट्रल मेटल एटम, इसको लिगेंड कहा जाता है। चलिए ये बात तो ठीक है। अगर बाद में आ गया तो इसको नायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर पहले आ जाएगा तो उसमें जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, एक चीज मैं आपको फिर से बताता हूं। जैसे कि K4 है Fe6 है तो K4 Fe6 में इसको काउंटर आयन कहा जाता है। काउंटर आयन इसको कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, इसको लिगेंड कहा जाता है। अब अगर केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो और वहां पर सेंट्रल मेटल एटम आ गया आयरन तो यहाँ पर आयरन ही रहेगा। अगर एनायनिक हो तो आयरन है तो इसके बाद हम लिखते हैं फिरेट। अगर कॉपर है तो इसके बाद हम लिखते हैं क्यूप्रेट। अगर एजी है तो इसके बाद हम लिखते हैं अर्जेंटेट। अगर पीबी है तो इसके बाद हम लिखते हैं प्लम्बेट। ठीक है। अगर एयू है तो इसके बाद हम लिखते हैं यूरेट। ऐसा ही लिखा जाता है। ये केटायनिक का और लिगेंड का है। नाम सबसे पहले जब कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर आते हैं तो इसमें नाम सबसे पहले लिगेंड का लिखाता है और जब भी सेंट्रल मेटल एटम लिखाएगा तो उसके अंदर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा रोमन अक्षर में लिखा जाता है। अब देखते हैं जरा, जैसे हमारे पास एक सवाल है K4 Fe6, K4 Fe6 इसका नाम लिखना है। इसका नाम कैसे लिखाएगा? K4 Fe6 है तो चूंकि ये यहाँ पर जो केटायनिक यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट इसको कॉम्प्लेक्स स्फीयर कहते हैं, ये बाद में आया है तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। एनायनिक कॉम्प्लेक्स एक के लिए कुछ यूज नहीं किया जाता है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। तो ये जो डाई ट्राई टेट्रा यूज होता है ये सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिगेंड के लिए ही यूज होता है, बाकी और किसी चीज के लिए यूज नहीं होता है। पोटेशियम यहाँ पर कितना उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसका नाम लिखाएगा तो पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हम जैसे आएंगे वैसे नाम लिखाता है लिगेंड का। और लिगेंड में भी नाम लिखा जाता है तो वहां पर अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर लिगेंड का संख्या है 6 तो ये हो जाएगा हेक्स। अगर ऑक्साइड है तो ऑक्साइड के बदले में ऑक्साइडो लिखते हैं। अगर क्लोराइड है
तो क्लोराइड के बदला में क्लोराइडो लिखते हैं। तो यहाँ पर Cn है तो Cn को साइनाइड कहते हैं, तो साइनाइड के बदला में साइनाइडो लिखते हैं, या साइनो भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, CYANIDO, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, और उसके बाद है आयरन। चूंकि ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर आयरन नहीं, यहाँ पर लिखा है फिरेट, और यहाँ पर आ जाएगा 2, ऐसे नाम लिखाता है। उसके बाद एक और देख लेते हैं, CONH3, ये ऐसे लिखा CONH3, अब इसका नाम लिखना है। और जब हम इसका नाम लिखेंगे तो चूंकि ये तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा भी हो, जैसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाते हैं तो हमेशा नाम लिखाता है लिगेंड का। तो लिगेंड है 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साएमीन। याद रखिएगा, एमीन जो होता है ना NH3 नॉर्मली लिखाता है ऐसे AMINE, लेकिन जैसे ये लिगेंड के तौर पर बिहेव करने लगेगा तो AMMINE हो जाता है, डबल M लिखा जाता है, डबल M। इसका नाम हो जाएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट। केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, अब ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्टेट नहीं होगा, एनायनिक होता तो कोबाल्टेट होता है। इस पर चार्ज कितना है 3, यहाँ देख लेंगे 3। यहाँ पर क्लोरीन कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्लोरीन पर चार्ज है -1 तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्लोराइड। ठीक है, इसी प्रकार से IUPAC नाम लिखा जाता है इसका। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अब IUPAC नाम है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आराम से आप PDF दे दिया जाएगा, इसको देखते रहिए। निम्नलिखित यौगिकों का ज्यामिति तथा चुंबकीय गुण को स्पष्ट करें। अब इसमें बताना होता है कि किसका ज्यामिति क्या होगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे Cr है, NH3 है, इस पर चार्ज है +3, Cr NH3 चार्ज हो गया +3। ठीक है, देखिए एज यूजुअल एक बात याद रखिएगा, इसमें एक होता है वीक लिगेंड, एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में नॉर्मल तौर पर CO और CN- आता है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड के श्रेणी में आते हैं। बाकी 3D सीरीज के लिए, 3D सीरीज करने का मतलब होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, बाकी इधर हो सकता है। इसको 3D सीरीज कहा जाता है। 3D सीरीज में यहां से अगर आप, सवाल क्या है, Cr NH3 उस पर चार्ज है +3, Cr NH3 और इस पर चार्ज लिखा हुआ है +3। पहले क्रोमियम है तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है उसमें जो ऑर्बिटल्स होता है उसको आफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट लिखिए। मतलब कहने का मतलब है कि 4s पहले 3d बाद में नहीं, 3d पहले 4s बाद में लिखिए। 1s2 है, 2s2 है, और फिर 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है, इसके बाद क्या आना चाहिए 4s2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4s2, 4s2 है, और 4s2 के बाद मतलब 2, 4, 6, ये तो ऑर्गन तक हो गया। 18, 2, 20, तो बच जाएगा कितना 3d। अब यहाँ पर बहुत लोगों को लगता होगा कि यहाँ पर 4s1 और 3d5 लिखना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं लिखाता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम क्या पढ़ रहे हैं, VBT पढ़ रहे हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो बोलता है कि अगर आप इसका ज्योमेट्री निकालना चाहते हैं तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सजाइए, लेकिन यहाँ पर आफबाउ नियम का यूज मत कीजिए। चार्ज कितना है +3 है, तो क्रोमियम पर चार्ज है +3, तो यहाँ तक क्या हो गया ऑर्गन, इसके बदले में लिख देंगे ऑर्गन। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा, पहले 4s में से निकलेगा, 4s में से कितना लेगा 2 निकलेगा,
उसके बाद किस में से निकलेगा, डी में से निकलेगा। तो यहाँ पर ऑर्गन हो गया और 3d3 हो गया। ऑर्गन के साथ 3d3 जब हो गया तो फिर यहाँ पर अगर सजाया जाएगा 4s तो 0 हो गया है और डी के पास होता है 5 ऑर्बिटल, ये हो गया s। इसके बाद होगा ये 4p, उसके बाद होगा ये 4p, यह है 3d, यह है 4s, यह है 4p और यह है 4d। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें सजा दीजिए। 4s में नहीं है। अब यहाँ पर फिर लिगेंड का एंट्री होगा, एक मिनट। अब यहाँ पर फिर लिगेंड का एंट्री होगा। अब फिर यहाँ पर पहचान किया जाएगा कि वीक लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है। चूंकि यहाँ पर है एमीन। अब ये जो एमीन है, ये एमीन बिहेव करता है वीक लिगेंड की तरह। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन होता है, CO और Cl माइनस। CO और CO माइनस को स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहा जाता है। एमीन है तो एमीन बिहेव करेगा वीक लिगेंड की तरह। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होता, ये जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये सबको पेयर्ड कर देता, लेकिन ये वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड है तो इस इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कर पाता है क्योंकि इसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा लिगेंड और यहाँ पर लिगेंड, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। यहाँ पर लिगेंड आएगा, यहाँ पर लिगेंड आएगा, यहाँ पर लिगेंड आएगा। क्योंकि इसकी संख्या कितनी है, 6 है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। एक आ गया यहाँ पर एमीन, इसके पास आ गया लोन पेयर। एमीन आया तो इसके पास आ गया लोन पेयर। एमीन आया तो इसके पास आ गया लोन पेयर। फिर एमीन आया तो इसके पास आ गया लोन पेयर। और यहाँ पर भी एक एमीन आया तो इसके पास आ गया लोन पेयर। 1 2 3 1 2 3 4 5 और एक एमीन यहाँ पर भी आएगा 6। तो अब देखिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है इसमें कितने ऑर्बिटल्स भाग लिए हैं। डी का लिया है 2 तो D2, S का लिया है 1 तो sp, D2sp3। तो D2sp3 है तो इसको ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। ऑक्टाहेड्रल, चूंकि इसमें अंदर का डी ऑर्बिटल भाग लिया है तो इसको इनर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनर कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें n का मान कितना है, n का मान है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाएगा, 3। जब इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान है 3 तो म्यू बराबर फॉर्मूला होता है √n × n + 2 bm। bm का मतलब होता है बोर नंबर। तो म्यू का मान हो जाएगा, अगर 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे 3 × 5 तो 3 × 5 = 15। तो √15 का मान करीब करीब 3 पॉइंट, मतलब ऐसे नॉर्मली 8 के आसपास ले लेते हैं। अगर n का मान 2 होगा तो आप याद रखिएगा म्यू का मान अप्रोक्सीमेटली 2.8 होगा। अगर n का मान 3 होगा तो म्यू का मान अप्रोक्सीमेट 3.8 होगा। अगर n का मान 4 है तो अप्रोक्सीमेट म्यू का मान 4.8 होगा। अप्रोक्सीमेट की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। तो चूंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं पारा मैग्नेटिक, और जिसके पास सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, उसको कहा जाता है डायमैग्नेटिक। तो इसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, मतलब अनुचुंबकीय। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। इसी प्रकार से बाकी सबका निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पर D2sp3 लिखा हुआ है, अष्टफलकीय मतलब ऑक्टाहेड्रल, और ये है पैरामैग्नेटिक। उसी प्रकार से D2sp3 है। चलिए एक और बना देते हैं, K for Fe6 का। K for Fe6। अब यहाँ पर आयरन पर चार्ज होता है +2, तो Fe है 26 होता है एटॉमिक नंबर। ऑर्गन हो गया 4s2, अब फिर हो जाएगा 3d6।
ऑर्गन तो 18 18 तो 20 26। अब चार्ज है +2 तो एक पर चार्ज रहेगा +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ऑर्गन, और यहाँ से आ जाएगा 4s0, फिर आ जाएगा 3d6। इसको ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर ऑर्गन 3d6 4s2, इसको ऐसे लिखेंगे ऑर्गन 3d6 4s0। तो चूंकि ये ऑर्गन है तो हमको तो इससे मतलब है, ये हो गया 3d, इसके पास आ जाएगा फिर 4s0, फिर आएगा इसके पास 4p, फिर यहाँ पर आएगा 4d, ये सब खाली होता है इसके पास। तो 3d6 है, इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पर देखिए Cn है, तो Cn माइनस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, इसको पेयर कर देगा, ये चला जाएगा इसमें, ये चला जाएगा इसमें। तो अब ऐसे बनेगा 3d6, अब 1 2, अब ये पेयर हो जाएगा और ये भी पेयर हो जाएगा, तो ये दोनों ऑर्बिटल खाली हो गया। फिर हो जाएगा 4s0, फिर यहाँ पर 4p और ये हो जाएगा 4d। अब साइनाइड का संख्या कितना है 6, इसमें आएगा एक Cn माइनस, इसमें एक आएगा Cn माइनस, इसमें एक आएगा Cn माइनस, 4p है, इसमें आएगा Cn माइनस और इसमें आएगा Cn माइनस। इसके पास आ गया लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। तो D में कितना भाग लिया 2, तो D2, S में कितना भाग लिया 1, तो S, P में कितना भाग लिया तो 3। अब चूंकि अंदर का d ऑर्बिटल भाग लिया है तो इसको कहते हैं इनर कॉम्प्लेक्स। अब इनर कॉम्प्लेक्स है तो इसके लिए n का मान कितना होगा, तो n का मान हो जाएगा 0, क्योंकि इसके पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। n का मान 0 तो म्यू बराबर 0, तो ये हो जाएगा। स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो D2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अगर sp3 रहेगा तो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, अगर dsp2 होता है तो इसका होता है स्क्वायर क्लिनर एंड सो ऑन। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि इसमें निकालना है तो कुछ मत कीजिए, इसका परमाणु संख्या लिख दीजिए, अब माइनस में इसका चार्ज लिख दीजिए, अब +2, अब गुना में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दीजिए, आ जाएगा। लिगेंड एक परमाणु अणु को जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है या केंद्रित धातु जोड़ते हैं लिगेंड कहलाता है। मतलब लिगेंड क्या होता है, जो लोन पेयर को डोनेट करने की क्षमता रखता है उसको लिगेंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड की संख्या को उपसंयोजक संख्या कहते हैं। मतलब किसी सेंट्रल मेटल एटम को जितना लोन पेयर दिया जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। बस अब ये पार्ट 1 है, फिर हम पार्ट 2 में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।